बैक टू माय चैनल। और आज करने वाले हैं इस वीडियो में लॉ का रिव्यू। तो मैं अभी रिसेंटली लाइव आया था और मैंने नहीं चेक किया कि मेरा स्ट्रीम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे स्किप हो गए थे मेरे क्वेश्चंस बिकॉज नेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं अभी ऑफलाइन रिकॉर्ड करके फटफट ये वाले रिव्यू को हम कंप्लीट करते हैं और जैसा भी रहेगा इसको बहुत शॉर्ट एंड क्विक रखेंगे। ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं, दो लोग थे, एक आदमी ने शेयर परचेस किया, दूसरे भी शेयर परचेस किया, लेकिन एक ने एडवांस मनी दे करके शेयर परचेस किया और एक ने सिर्फ परचेस किया लेकिन मनी वनी कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टर क्या बोलते हैं, और पहला आदमी जो एडवांस दे के परचेस किया है वो बोलता है कि मेरे को डिविडेंड भी दो और इंटरेस्ट भी दो एक्स्ट्रा में। वो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा वाले कॉल जो अभी नहीं कॉल मांगे गए हैं उनके ऊपर मेरे को डिविडेंड भी दो, इंटरेस्ट भी दो। और दूसरा वाला जो है वो जो दोनों कोई भी कॉल नहीं पे किया है उसका उसके लिए डायरेक्टर्स कहते हैं कि आपको पूरे के पूरे अमाउंट 100% अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर्स के बारे में पूछा है कि जो डायरेक्टर्स है ये वाली कंपनी के, ऐसा ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सारा इसका प्योर आंसर है नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टर अभी तक कॉल नहीं किए हैं तो फुल अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हैं। और जो एडवांस वाले की बात है, जो मिस्टर GH बोल रहे हैं, उनको इंटरेस्ट अगर कंपनी के MOA या AOA में मेंशन है कि एडवांस मनी के ऊपर कॉल के इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको इंटरेस्ट बराबर देंगे, लेकिन अगर AOA में कंपनी के मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे दिस इज सेकंड में डिविडेंड की बात है तो एडवांस मनी के ऊपर एक्स्ट्रा में डिविडेंड मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ आपको नहीं कॉन्सेप्ट। आप नॉर्मल जितना आपने अभी अमाउंट पे करना था, मतलब जितना कॉल अभी वो लोग ने सेटल किए हैं उसके हिसाब से ही उतना ही रिस्पेक्ट में आपको डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, हाँ, मिस्टर J CFO था और वो छोड़ के चला गया, तो मिस्टर C CFO बन के आया और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है ना, रिवाइज़ करना है। क्या बोलते हैं, वेरीफाई करना है। और एडवाइस किया इसने कि रिवाइज़ करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्योंकि मिस्टर C ने ऐसा कुछ रिव्यू किया। तो ये बोल रहा है कि क्या मिस्टर C ट्रेडिंग ये ट्रेडिंग कंपनी कर सकती है कि नहीं कर सकती है। हाँ, ये उसके ये मतलब बोर्ड्स मेंबर के ऊपर है। अगर वो करना चाहे तो करेगी और नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी, लेकिन कर सकती है, करना चाहिए उसे, क्योंकि कितने साल पुरानी की बात कर रही है ये 2024 में आया है, 2021 में आया है, तो मतलब 3 साल पहले तक के वो लोग रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करना चाहे तो कंपनी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। और यहाँ पे आ जाते थोड़ा और जल्दी, यहाँ पे 9 साल से 9 साल तक DEF करके ऑडिट कंपनी है, ऑडिट कंसल्टिंग ये है फर्म है, और उसने ये वाली कंपनी को सर्विसेज दी है। अब रोटेशन एप्लीकेबल हुआ है तो DEF का जो रिटायरिंग कंपनी है वो जा रही है और XYZ ऑडिटर ऐसा अपॉइंट हो रही है। तो यहाँ पे एक F पार्टनर है जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। तो उसने क्या किया था ना, जब वो DEF में था तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसने ना ये चार्ज ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो किया था, ये काम किया था। तो क्या अब ये जो XYZ कंपनी जो आ रही है उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है कि नहीं है, तो वैलिडिटी पूछ रहा है, तो वैलिड नहीं है। ठीक है, साफ साफ एकदम आंसर है, नहीं है। अब यहाँ पे इसने ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे USA की कंपनी है, नहीं रोज सिटीजन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कंपनी, USA की है। ठीक है, और उसने वहाँ पे 12 साल वहाँ रहा और रोज़ शायद इंडियन सिटीजन लड़की होगी। तो ठीक है, अब उसने यहाँ पे इसने ना यहाँ पे रूम ली है इंडिया में और बाहर कंट्री में भी, इंडिया में रूम नहीं, इंडिया में रह करके बाहर कंट्री में रूम खरीदी है और उसका रेंट जो आया है वो रेंट से उसने और एक और प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीद ली है। ठीक है, रूम मत समझना, प्रॉपर्टी समझना, थोड़ा मेरी भावनाओं को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मिस्टर रोज कैन परचेज द हाउस इन USA एंड कंटिन्यू टू रिटेन इट इवन आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। हाँ, अगर मैं इंडिया में हूँ और मेरे घर चाहूँ वहाँ लेना तो मैं वहाँ परचेस कर सकता हूँ, बराबर सही है। और मिस्टर रोज कैन परचेस अनदर हाउस इन USA आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। अगर मिस्टर रोज़ जो परचेस कर रही है वो इंडिया में आकर के इंडिया से अगर अमाउंट जाएगा तो उसके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, जो एकदम क्लियर आंसर लिखना है आपको, वो कर सकती है कि नहीं कर सकती। यहाँ पे नहीं कर सकती, क्योंकि वेदर मिस्टर रोज कैन परचेस अनदर हाउस इन USA आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। इंडिया में आने के बाद वो दूसरा घर नहीं खरीद सकती है, USA में थी तो वहाँ पे वो खरीद सकती थी, बराबर। और उसको फिर वो रख सकती है, इंडिया में आने के बाद वो रख सकती है। जब वो घर खरीद लेगी USA में और रिटर्न इंडिया आ जाएगी तो उसको वहाँ रख सकती है घर को, और वहाँ से रेंट भी ले सकती है। यहाँ पे एक कंपनी है और वो क्रॉकरी बनाती है। ठीक है, उसको 500 लाख की ज़रूरत थी। ठीक है, अब उसको 100 लाख ही मिला है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। तो यहाँ पे साफ साफ ये बोल रहा है कि आपकी लिमिट बताने की, क्योंकि कंपनी ने प्लेसमेंट ऑफ़र किया। ठीक है, और प्लेसमेंट ऑफ़र करने के बाद उसको है ना कम हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ़र में अपन है ना मैक्सिमम 200 लोगों को दे सकते हैं ऑफ़र।
ठीक है, ये कौन बता रहा है? ये रूल्स बता रहा है। 200 लोगों को हम ऑफर कर सकते हैं पर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। ये रूल्स बताते हैं। और नॉर्मली क्या कर सकते हैं, 50 हम इशू कर सकते हैं। ये क्या बताता है? ये सेक्शन लॉ बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये करना है, ये लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें लिखना पड़ेगा कि एक साल में 200 रहेंगे पर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, और एक ऑफ़र ख़त्म होने के बाद ही, मतलब एक का अलॉटमेंट होने के बाद में ही हम दूसरे टाइप की सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। ठीक है, हमें ये सब यहाँ पे कंक्लूड करना था। कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का था। तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, पूरी कंपनी के बारे में इतिहास लिखना पड़ेगा आपको उसका। ठीक है, यहाँ पे डॉल्स लिमिटेड है, उसने क्या लिखा है? उसका नेटवर्थ दिया है, फ्री रिजर्व दिया है, टर्नओवर दिया हुआ है। ठीक है, और ये कैपिटल भी दिया है, मतलब ये 200, 110 और 300, तो ये तीनों को मिलाएंगे और नेटवर्थ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो रहा है? ये 500, 600, 610 हो रहा है, ये 610 हो रहा है, ये 310 है नेटवर्थ, और ये अपना पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड अपना रेवेन्यू जो भी है, टर्नओवर। ठीक है, कंपनी के बारे में यहाँ बोला है परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। क्या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? तो डिपॉजिट के अपन उसमें पढ़े हैं कि अपन नॉर्मली 6 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक के हम डिपॉजिट ले सकते हैं पब्लिक कंपनी से। कब? जब हमारा हम इसको ये करते हैं, क्या बोलते हैं, 100 एंड 500 का लिमिट को क्रॉस करते हैं। तो ठीक है, तो 100 एंड 500 में से ये 500 को क्रॉस कर रहा है। टर्नओवर शुड बी 500 और मोर, एंड नेटवर्थ शुड बी, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कैलकुलेट कर लिया है, नेटवर्थ शुड बी, ये 500 और 100 का कुछ है, टर्नओवर 500 और नेटवर्थ 100 करोड़, या उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा करके ये कर सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका तो ये हो रहा है। आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को वो एक्चुअली वो लिमिट याद नहीं आ रहा है अभी ऑन द स्पॉट, मैं ब्लैंक हो गया, मेरे को याद था, लेकिन ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे कर सकते हैं शायद। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 4 महीने का इसको लोन चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी, रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है 4 महीने। हाँ, आप लेस देन 6 मंथ भी इशू कर सकते हो। वो कितने महीने के लिए होना चाहिए? मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आप अपन 10% किसका ले सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है, इसका अपन 10% ले सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट पब्लिक से। और यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट के रिगार्डिंग बोला है। कब डेट हमारा जब लॉ एनेक्ट होता है तो वो कब आता है? जब प्रेसिडेंट की साइन लगती है तब, और वो रात में आता है। ठीक है, मतलब अगर वो साइन करना है तो उसको जिस टाइम पे वो साइन किया वो लॉ बन जाएगा, एनेक्टमेंट बन जाएगा लॉ। ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर बाद में whenever a new law is enacted replacing existing law, repeal the old existing, describe the point which shall not have a repeal effect। रिपील मतलब क्या? ऐसा हम समझते हैं कि वो उसका इफेक्ट पहले से था ही नहीं, वो अभी नया आया है। ठीक है, जो भी रिपील करेंगे उसका इफेक्ट देना है। तो ये GCA के ये इसमें से थियरी है पूरी, आप वो पढ़ लोगे, कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कौन सी कंपनी कौन सी है होल्डिंग है, कौन सी कंपनी सब्सिडरी है। तो यहाँ पे अपने को 3 चीज़ बताना था। ठीक है, होल्डिंग और सब्सिडी के रिलेशन में, कि अगर आपने पहले से सिक्योरिटीज़ होल्डिंग कंपनी में होल्ड करके रखे हो एज अ सब्सिडरी कंपनी, तो आप कैसे होल्ड कर सकते हो? तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज मेंबर। तो आपको 3 चीज़ जो थी ना, वो 3 चीज़ बतानी पड़ेगी। कौन सी चीज़ है? पहली तो आप एज अ सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग शेयर्स इन अ होल्डिंग कंपनी, एज अ ट्रस्टी, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज मेंबर, और एज ये बिफोर कमिंग इनटू द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ये 3 आपको ऐसे पॉइंट्स लिखने थे यहाँ पे, और तब जा करके आप ऐसा बता सकते हो आंसर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना ज़रूरी है। ये चैप्टर नंबर 1 का ही है आई गेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, हाँ चैप्टर नंबर 2 या 1 का ही होगा, मेरे को अभी चैप्टर भी याद नहीं है। ठीक है, देखते हैं। कैन स्टार फर्निशिंग लिमिटेड एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स एंड एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ, जितने शेयर उसके पास पहले से थे उसके ऊपर वो उसको राइट मिल जाएगा। ठीक है, वो नया शेयर्स और नहीं खरीद सकता है, ऐसा रहेगा। नवीन ने मॉर्गेज किया है और बिल्डिंग ये सब 2 लाख की ये सब की, और उसने ये सब किया है। पॉइंटेड आउट द मैनेजमेंट इन नॉन कंप्लाइंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन चार्ज स्टिपुलेटेड टाइम। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में है। और आप यहाँ पे एक्चुअली जब डेट जिस दिन सेक्शन हुई थी लोन, वो दिन उसने खर्च नहीं किया अमाउंट को, उसने 2 महीने 4 महीने के बाद कुछ खर्च किया है। ठीक है, यहाँ पे 1 मार्च को उसको मिला था लोन, यहाँ पे उसने खर्च किया है अगस्त में लोन को।
तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कब आप उसको लोन का चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने ए और बी ऑप्शन दिया है, तो आपको ए सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और करके 2 ऑप्शन दिया है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, क्रेडिट लिमिट जब सेंक्शन होती है तब आपको लोन करना पड़ता है, ना कि जब आप लोन को यूज़ करते हो तब। तो अवेल करते हो क्रेडिट को तब आपको नहीं करना रहता है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस बताना बोल रहा है, वो अपना पूरा थियोरी है वो लिखना पड़ेगा। प्लेन वर्ड्स रिक्वायर्ड, नो एक्सप्लेनेशन एंड टेक्निकल वर्ड्स अंडरस्टूड इन द टेक्निकल सेंस ओनली, मतलब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन या रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे अपने को वो उसका थियोरी लिखना है GCMA से, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड की बात कर रहा है। डिविडेंड में मतलब यहाँ पे ना इसने बोला है कि कंपनीज ने इंटरम डिविडेंड देना चाहती है 30%। तो आपको प्रीवियस 3 साल का आपको पहले इंटरम डिविडेंड के रिगार्डिंग का पूरा आपको पूरा थियरी लिखना पड़ेगा। कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स के लिए आपको पूरा थियरी लिखना पड़ेगा कि इंटरम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो इंडिया बोलो जो इस साल ही कंपनी प्रॉफिट करती है और इसी साल ही वो कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड एज अ डिविडेंड बांटती है। तो करंट ईयर प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं डिविडेंड में, तो उसे इंटरम डिविडेंड कहा जाता है। और वो प्रीवियस 3 साल के एवरेज में होना चाहिए, ठीक है। और उसका और एक और वो था लिमिट था, उसके हिसाब से होना चाहिए वो, मतलब वो जो पास होना चाहिए बोर्ड और ये डिक्लेयर होना चाहिए, सब वो सब आपको कंपनीज का पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ बोला है ये वाले क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टील लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट की है 10 पार्टनर के साथ। उसने हाँ इसी वाली कंपनी में उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो कंपनी में 3 पार्टनर लोग छोड़ देते हैं, और क्योंकि वाउंड अप लगता है उनको होने का, तो वाउंड अप नहीं होगी अगर आप ये फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते, तो कंपनी में वाउंड अप का स्थिति ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है। क्या होता है ना, आपको सबसे पहले NCLT जो है वो पहले आपको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, आपको रीजंस पूछेगा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, आपको उसके प्रोविजंस मतलब जो रहेंगे उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्टली वो वाउंड अप का वो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको वो समझाना पड़ेगा इन ये तीनों लोगों को कि ऐसे नहीं डायरेक्टली वो लोग ये वाउंड अप कर सकते हैं। अगर उनको पता चला कि आप एनुअल रिटर्न इसलिए फाइल नहीं किया क्योंकि आपने कुछ ऐसा मीन्स कुछ गलत काम किया, मतलब इलीगल या फिर मतलब ये वॉइड काम किए हो, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि फ्रॉड का मोटिव था या नहीं था। तो फ्रॉड का मोटिव रहेगा तो सेक्शन 447 के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा, और उसमें आपको बोलना है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको वाउंड अप करवा दे या फिर नेम को स्ट्रक ऑफ करवा दे LLP का, या फिर मीन्स उसको डिसॉल्व जो भी है वाउंड अप मतलब वो सब करवा सकती है, तब अगर फ्रॉडुलेंट मोटिव रहा तो काम करने का, और सॉरी एनुअल रिटर्न फॉलो नहीं किए तब। और इसमें साथ में आपको ये भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी पड़ेगी। LLP है, कंपनी नहीं है, लोग यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखेंगे, मेरे को पता है, ऐसे ही होता है, भूल जाते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डेफिनेशन, सर्टेन वर्ड्स एक्सप्रेस, इंक्लूजन ऑफ डेफिनेशन मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसके हिसाब से थियरी पूरा समझाना है। वर्ड मीन्स इंक्लूड्स एंड मीन्स एंड इंक्लूड्स अप्लाई टू एंड इंक्लूड्स, मतलब यहाँ पे मीन इज एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूड्स मीन इंक्लूसिव, मतलब मीन्स मतलब जितना बोल रहे हैं उतना ही मीनिंग है। इंक्लूड्स मीन कि जितना दिया हुआ है उसके जैसा और भी जितने आते हैं वर्ड्स वो भी इंक्लूडेड है, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है मीन्स एंड इंक्लूड्स के बारे में, और ये आपको पूरा उसके बारे में समझाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने वो पढ़ा रहेगा। थियोरी है, पूरी थियोरी, प्योर थियोरी है, ये समझा के भी अभी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसको इंस्पेक्ट करना है बुक्स ऑफ मिनट्स, ठीक है, और प्रीवियस 3 साल के बराबर। फिर बाद में उसने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो रखा गया है वो मुंबई में, और संजना है वो कोलकाता की, और उसने अपॉइंट किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुंबई का है। और यहाँ पे आपको वो बोल रहा है कि क्या अवंतिका इंस्पेक्ट कर सकती है क्या, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अवंतिका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकती है? हाँ कर सकती है, लेकिन उसके पहले आपको 2-3 चीज़ें लिखना पड़ेगा कि जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर अगर नहीं कर रहा है तो उसके बदले जो बंदा कर रहा है वो उसके पास प्रॉपर रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज होनी चाहिए, प्लस वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। किससे ऑथराइज होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑथराइज्ड होना चाहिए, आपको ये लिखना पड़ेगा। और प्लस आपको ये लिखना पड़ेगा कि मतलब वो मतलब अंडरस्टैंड कर सकता है उस चीज़ को, नॉलेजेबल है। अभी जो शायद मैंने बताया नॉलेजेबल के बारे में, उसको प्रॉपर रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर ऑथराइज्ड होना चाहिए, और वो उसके बिहाफ पे जा रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। ये 3 चीज़ आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके इसका आंसर लिख सकते हो। और ये जा सकती है, हाँ अवंतिका जा सकती है, और लेकिन साथ में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके पास ये होना चाहिए, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए उसको अपॉइंट करने की। यहाँ पे ABCD पार्टनर है LLP में और इक्वल शेयर है, और A जो पार्टनर है उसका 70% वो बोल रहा है अपनी डॉटर को देना है X को, और X चाहती है कि अब मेरे को इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है वो कंपनी का, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है अल्फा लिमिटेड का, LLP का सॉरी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, पार्टनर्स लोग रिफ्यूज़ कर दिए। तो यहाँ पे क्या सही है? हाँ पार्टनर्स लोग सही है, यहाँ पे लिखा हुआ आर द पार्टनर्स करेक्ट, येस पार्टनर्स आर करेक्ट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इट इज़ द मीन्स
एक्स इज़ द बेनिफिशियल फॉर द प्रॉफिट्स ओनली, नॉट शी इज़ नॉट अ पार्टनर। तो यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि पहले ए बी सी डी ही पार्टनर्स है और ए बी सी डी के पास ही प्रॉपर राइट्स है एक्सेस करने के इन्फॉर्मेशन को, और उसके कोई भी उनके जो ये बेनिफिशियरी रहेंगे वो बेनिफिशरीज को कुछ भी नहीं मिलेगा ये एक्सेस करने के लिए, दे आर नॉट पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशरी के रिगार्डिंग लिखना है। और यहाँ पे कितना अच्छा 5 मार्क्स है ना, उसमें भी आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉडेंटली सोल्ड कर दिए हैं अनमार्केटेबल गुड्स बी को, और वो यहाँ पे ये दो एक्ट के अंदर उसका पनिशमेंट मिल रहा है। ठीक है उसे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऑफेंस के लिए 2 जगह ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका आंसर रहेगा नो, जस्ट बिकॉज ऑफ आप एक एक्ट में अगर दोनों एक्ट में आप पनिशेबल हो तो एक ही एक्ट लगेगा। बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि समझो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 30 साल का आपको जुर्म मतलब 30 साल जेल में रहना है, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आपको 5 साल रहना है, तो आप 35 ईयर्स जेल में नहीं रहोगे। सिर्फ और सिर्फ जो NCLT यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जो NCLT चाहती है वो होगा, और उसमें आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी टाइम ऐसा होता है कि जो लॉन्ग वाले पनिशमेंट होते हैं, जो लंबे समय के लिए पनिशमेंट होता है वो आपको मिलेंगे। ऐसा आपको समझा देना बाद में आपको ये भी आखिरी में लिखना पड़ेगा, इट इज़ द ऑन द कोर्ट ऑफ डिसीजन इज़ ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो कोर्ट चाहेगी वो होगा। मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है P है, G उसका फ्रेंड से उसने क्या लिया, कार लिया, और वो कार बिना टेस्ट ड्राइव के किया, और यहाँ पे सेट किया गुड फेथ में है कि नहीं है, तो एक्सप्लेन करना है GCA के रिगार्डिंग। यहाँ पे नॉर्मली गुड फेथ में नहीं है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा अगर यहाँ पे इसका फ्रॉडुलेंट मोटिव रहेगा तो जाकर के गुड फेथ में नहीं है। ठीक है, और अगर फ्रॉडुलेंट मोटिव या फिर डिसीव करने का मोटिव नहीं रहा तो फिर ये वैलिड हो सकता है, अगर वो एग्री कर लिया, उसमें कुछ ऐसा है नहीं तो खराबी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ उसने सोचा नहीं तो कुछ। ठीक है, यहाँ पे 2 कंपनी है सिल्क लिमिटेड के अंदर 2 सब्सिडरीज है, प्रिंट लिमिटेड करके और स्टिच लिमिटेड करके। ठीक है, ये सिल्क लिमिटेड ऊपर है और प्रिंट लिमिटेड है, सॉरी अच्छे से बनाता हूँ, सिल्क लिमिटेड है, 2 कंपनी है, प्रिंट लिमिटेड और स्टिच लिमिटेड। ठीक है, अब ये 2 कंपनीज क्या है, सब्सिडरीज है, और ये इनकॉर्पोरेट इंडिया, ये इंडियन कंपनी है, और ये दोनों आउटसाइड कंपनी है, लिखा हुआ है आउटसाइड कंपनी, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। और यहाँ पे क्या बोला, EGM हेल्ड करने के लिए, EGM नहीं हेल्ड होगा, इंडिया में ही हेल्ड होगा, दुबई में हेल्ड नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है EGM बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपको पूरा समझाना पड़ेगा। सेक्शन 100 का रेफरेंस देना पड़ेगा कहाँ पे EGM हो सकता है। ठीक है, और आपको समझाने के बाद जो भी रहेगा काम, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इंडियन कंपनीज़ का सिर्फ EGM जो होता है वो इंडिया में हो सकता है, और मेजॉरिटी टाइम ऐसा मतलब होता है कि आप जिस जगह पे रजिस्टर हो वही जगह पे रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस जगह का आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आप EGM कंक्लूड कर सकते हो, मतलब कंडक्ट कर सकते हो, सॉरी। और साथ में AGM जो है वो ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। ठीक है, और लेकिन बाहर कंट्री हो सकता है, लेकिन वो अप्रूवल के साथ होगा, अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते तब। वेदर EGM प्रिंट लिमिटेड की दुबई में हो सकती है, प्रिंट लिमिटेड तो बाहर की कंपनी नहीं, जब बाहर की कंपनी थी वो, लेकिन वो इंडिया की सब्सिडरी है, तो ऐसा वो डीम टू बी इंडियन कंपनी हो जाएगी, और आपको दुबई में हेल्ड करने का EGM मौका नहीं दिया जाएगा। तो EGM बाहर कंट्री उसका भी नहीं होगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है कुछ मॉनिटरी अमाउंट दिए हुए हैं, और रमन है 550,000 शेयर के साथ, वो हैप्पी नहीं है, सोमनाथ के डायरेक्टर, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि उसको निकालना है, रिमूवल ऑफ द पर्सन एज अ डायरेक्टर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है CA रमन कैन रमन एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर मेक रिक्वेशन फॉर द कंपनी फॉर कॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉर पुटिंग सच रेजोल्यूशन। ये बोल रहा है रमन जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी EGM बुला सकता है क्या, लेकिन बुलाने का पावर किसके पास है, सेक्शन 100 का वापस से कोटेशन आएगा यहाँ पे। और जो जिसके पास 10% से ज़्यादा है, 10% या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं शेयर, वोटिंग पावर शेयर्स में, ठीक है, तो वो EGM बुला सकते हैं। इसका आंसर ये रहेगा। प्लस आपको यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे सेकंड वाले इसमें कि अगर कंपनी ने बुलाई नहीं, EGM बुलाई नहीं, ठीक है, तो रमन क्या उसके पास मतलब क्या है, वो खुद से बुला सकता है क्या, तो ये खुद से नहीं बुला सकता है जब तक कि वो NCLT के पास नहीं जाएगा। तो ठीक है, बुलाने का हक है, वो बुला सकता है, लेकिन कब, जब NCLT बोलेगी। तो इसके अंदर आपको पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा। समझाता हूँ मैं आपको क्या समझाना है। EGM बुलाए, अगर ये कंपनी बुलाए तो ठीक है, नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं है, आप जाओगे कहाँ, NCLT के पास, NCLT को समझाओगे। NCLT के पास 2 डिसीजन NCLT ले सकता है, हाँ बोलेगा बुला लो, नहीं बोलेगा नहीं बुलाओ। अगर कंपनी को बुलाओ EGM, और कंपनी ने NCLT के बोलने के बाद भी EGM नहीं बुलाई तो कंपनी को मारो गोली। अब NCLT क्या बोलेगा रमन को, रमन आप खुद से कंडक्ट करो EGM, और आपका जो डिसीजन रहेगा वो कंपनी के ऊपर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वो EGM के रिगार्डिंग, मतलब NCLT बोलेगा EGM के रिगार्डिंग रमन को। तो ये ऐसा आपको समझाना पड़ेगा पूरा इन डेप्थ डिटेल। अगर नहीं समझा ही रहोगे तो थोड़ा मार्क्स कटेगा और कुछ नहीं।
ठीक है। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है, यहाँ पे कोरिया की है और वो चेन्नई में उसका ब्रांच है। फिर यहाँ पे इंडिया के लोगों ने इतना 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 ख़रीदा है, इंडियन सिटीज़न और इंडियन कंपनी ने ख़रीदा है, ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताना है कि वो डीम टू बी फॉरेन कंट्री इंडिया रहेगी या नहीं रहेगी, तो आपको समझाना रहेगा कि ऐसा 50% के ऊपर है नहीं है ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको डीम टू बी फॉरेन कंट्री नहीं रहेगा, डीम टू बी इंडियन कंपनी बन जाएगा। प्लस यहाँ पे बिजनेस जो इंडिया में कैरिड हो रहा है, सॉरी बिजनेस कैरिड बाय इट इन इंडिया, हाँ वो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई बाय इंडियन एक्ट के हिसाब से होगा क्या, तो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कितना भी कुछ हो जाए। वो इंडियन कंपनी डीम्ड हो गई है तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा 2013 के अपने कंपनीज एक्ट से। प्लस यहाँ पे ये बोला है मिताली डायमंड लिमिटेड है और उसका यहाँ पे ये दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। 5 लास्ट फाइनेंशियल ईयर से वो इंडिया में ये कर रहा है, इंडिया का ये शायद क्या पता, अभी देखते हैं। डोनेशन देना है उसे, ये लास्ट है, डोनेशन देना है इतना इतना इतना, विच प्रोवाइड इतना, कटिंग फील्ड इतना, पॉलिशमेंट विच हेल्प इन इतना। यहाँ पे ये बोल रहा है कि लास्ट के 3 साल के जो रहेंगे ना, 3 साल के अपने प्रीवियस 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट है तो उसका एवरेज का 1% अपने को देने का अलाउड रहता है ऐसा बाहर कंट्री, और नहीं तो 50,000 USD जो रहते हैं वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर में आपको कोटेशन लिखना था, वो देना चाहती है, क्या वो सही है या नहीं है। यहाँ लिखा है ना, कंपनी कैन गिव डोनेशन, ऐसा लिखा हुआ है इन टू सच इंस्टीट्यूशन इन USA, ठीक है। तो इसका थोड़ा ओवरव्यू में मैंने ऑलमोस्ट हर एक आंसर को आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आपको मैं एक बार ओवरव्यू बताता हूँ। अगर बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे लॉजिकल वे में भी लिखा रहेगा ना तो ऑलमोस्ट मिनिमम 50 तो अबाउ आएगा ही आएगा उसे। और अगर आपने और अच्छी तरीके से टेक्निकल सॉरी लॉ की लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो आई गेस या आई बिलीव आपको मिल सकता है एग्जाम्शन के अबाव आराम से। ये वाला पेपर है एग्जाम्शन तोड़, मतलब इतना प्यारा पेपर है, 70 में से आपको नॉर्मली 45 अबाव आना चाहिए। ये थियरी में MCQ भी मेरे को नॉर्मल लगे, ठीक है। MCQ का रिव्यू में अभी नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपको प्लीज़ देखना है यहाँ पे क्या आप लिख सकते थे। बहुत आसान था, आई गेस ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट लगा। और एक दो में अगर ट्रिक खिला रहेगा तो वो है GCA के अंदर, GCA भी नहीं, मतलब GCA भी ईजी आए थे यार, बहुत ईजी आए GCA के एक्ट भी, ठीक है। मेरे को तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो हार्ड हो सकता है। कैलकुलेशन पार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो 10% निकालना था, ये सब निकालना था, वो सब आपको देखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज आया रहेगा, या बिलो एवरेज कह सकते हो, मतलब ईजी टाइप आया है पेपर। और MCQs भी मैंने ऐसा गो थ्रू एक बार नहीं किया है, लेकिन ऐसा देखा था ऊपर से, तो वो भी मेरे को कहीं ना कहीं आसान लगे, ठीक है। आसान वो भी थे ऑलमोस्ट। आप यहाँ पे एग्जाम्शन ये वाले पेपर में आराम से लेके आ सकते हो। टैक्स का पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करना, 2 दिन की छुट्टी है आप लोगों को, 2 दिन तो 2 दिन की छुट्टी है, आप अच्छे से तैयारी करो। एग्जाम्शन वहाँ पे भी लेके आओ, कोई भी एक ग्रुप में एग्जाम्शन आ जाएगा, यू विल क्लियर दिस ग्रुप, डोंट वरी। बेस्ट ऑफ लक, बाय।